Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So, in last class of NTSC series, हम लोगों ने मोशन और मोशन के इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग फोर्सेस एंड इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो ये अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके इक्वेशंस आते हैं एग्जाम में हमारे, ठीक है? तो अब फोर्सेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो देखो क्या होएगा। एक तो इनर्शिया के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। दूसरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हो उसको, उसके क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी एक आता है। और नेक्स्ट थर्ड में मैं लिख रहा हूं थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड फोर्थ में एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो यही बेसिकली मोटा मोटी 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक करके सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि ये वाला टॉपिक 9th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और बाकी बच्चों ने अगर कहीं कहीं और भी ज्वाइन करा होगा तो वहां भी पढ़ा होगा। तो देखो सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है। इसी को तुम बोलते हो कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहना चाहता है, मूविंग है तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मूविंग रहना चाहेगा। जिस प्रॉपर्टी के कारण वो ऐसा करना चाहता है उसी को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इनर्शिया का दूसरा नाम मास भी है। मास ऑफ अ बॉडी नेवर चेंजेस, मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। अब लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। इसके 3 लॉज हैं, कौन कौन से हैं बताओ जरा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है भाई? तो यही लॉ ऑफ इनर्शिया अभी जस्ट जो बताया हमने, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहेगा, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लग जाए। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स का डेफिनेशन कहां से आता है, तो फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आता है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ फ्रेम्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये बोलता है कि भाई फोर्स लगेगा तो क्या होगा। दूसरा ये भी इसका स्टेटमेंट सुना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली चीज हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ को ये बोल रहे हैं कि फोर्स लगेगा तो क्या होगा। तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ हमें मिल जाता है, F इज इक्वल टू ma। बट ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, और सारे के सारे फोर्सेस तुम्हें लेने हैं। जब भी न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग तुम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो यू हैव टू टेक ऑल द फोर्सेस इनटू अकाउंट। कोई भी फोर्स अगर तुम छोड़ दोगे रिजल्ट तुम्हारा गलत आ जाएगा, ठीक है। रेलिवेंट फोर्स कोई भी नहीं छोड़ना है। बट ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग इक्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे। इस वाले इक्वेशन को ना हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। एक हम लोग ब्रेक करेंगे एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में ब्रेक करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन is equal to mass into acceleration in x direction. Next is next force in y direction
E is equal to mass into एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। तो इसी वाले फॉर्म में हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सुना होगा सबों ने ये? यस सर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन में इक्वल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, और डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। तो दैट्स व्हाई द वर्ड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दुनिया में जितने ही फोर्सेज है वो सारे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, 2-3 फोर्सेस को छोड़कर। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ फोर्सेज जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करने वाले जितने भी पेयर ऑफ फोर्सेज होंगे उसमें से किसी एक को तुम एक्शन बोल दोगे, दूसरे को रिएक्शन बोल दोगे। इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्शन रिएक्शन फोर्सेज अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। ठीक है, समझो इस बात को। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज always act on different objects, कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा। ठीक है, बच्चे गलती यही करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करने में कि वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दोनों अप्लाई कर देते हैं, ये काम नहीं करना है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हुआ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ सारे के सारे फोर्सेस फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट 1-2 फोर्सेस। कोई बता सकता है कौन से फोर्सेज हैं वो? सर व्हाट? फिर से बोलो, आवाज कट गई तुम्हारी। एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ना, वो ये हुआ कि एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ऐसा ना, इस वाले लॉ का 2-3 फोर्सेस एक्सेप्शन होते हैं, मतलब कि उस वाले फोर्स का रिएक्शन पेयर नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ फोर्स फोर्स होगा, उसका रिएक्शन नहीं दिखने को मिलेगा। तुम्हें कौन सा फोर्स ऐसा होता है पता? फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन तो लगता ही है बच्चे। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे इस वाले सरफेस पे अगर चला जा रहा है, ठीक है, अगर इसको आगे तुमने खींचा, इस वाले ऑब्जेक्ट पे ग्राउंड फ्रिक्शन पीछे अप्लाई करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ऑब्जेक्ट भी ग्राउंड पे आगे की ओर फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, सड़कें टूटी फूटी इसीलिए होती हैं, टूट जाती है। बनी सड़क आज बिल्कुल चिकना है, 10 दिन बाद जाओगे तो सड़क टूटी मिलेगी। क्यों? इसी वाले फ्रिक्शन के कारण जो व्हीकल इस वाले ग्राउंड पे अप्लाई करता है या रोड पे अप्लाई करता है। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। स्यूडो फोर्स का नाम सुना है तुम लोगों ने? स्यूडो फोर्स, यस सर। which is a false force. It actually does not exist, but अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके सही सही इक्वेशन सॉल्व करना है तो इस वाले फोर्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये नाम अभी जानो फिलहाल। स्यूडो फोर्स इज वन फोर्स whose एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये फोर्स अकेला होता है। दूसरा, 10th में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा ये भी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, ये जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर पॉइंट चार्ज को तुम मूव करवा दो तो इसमें फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी। ये पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। यहाँ करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है आई एल बी, पढ़ा होगा ना ये? तो इस वाले वायर पे तो फोर्स लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड ने, इसका रिएक्शन पेयर कहाँ है? तो इसका भी रिएक्शन पेयर नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने दिया विच यू ऑल मस्ट नो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्सेस जिनसे हमारा लेना देना होगा। तो ये क्विकली मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वेट। अर्थ अप्लाई करता है हमेशा अपने सेंटर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वही उसका वेट होगा। एंड वेट का वैल्यू ना mg लिखा करो, ये जरूर लगाना। जब तक तुम्हें ना पता हो कि ये स्पेस ग्रेविटी फ्री है, ठीक है, तब तक ये वाला फोर्स नहीं छोड़ना है, ये वाला फोर्स लगेगा ही लगेगा। ग्रेविटी फ्री हो गया मतलब जी जीरो हो गया। एम इज मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, दूसरा नॉर्मल।
या नॉर्मल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में देखो बच्चे, ये वाला फोर्स लगा दिया करो। फॉर एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल हैं, मैं फटाफट एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ। ये जैसे इंक्लाइन है, इंक्लाइन के ऊपर ये ब्लॉक हमने रख दिया। अब इस वाले ब्लॉक का ये वाला सरफेस और इस वाले इंक्लाइन का ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो सरफेसेस कांटेक्ट में होने पे ये वाला फोर्स लगता है, ये हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है, और नॉर्मल वर्ड का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो ये देखो, इस वाले ब्लॉक पे इंक्लाइन ने इस डायरेक्शन में ये जो सरफेस है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल तब भी लगता है जब पॉइंट और सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ये स्फेरिकल बॉल है, ऊपर से धागे से बांध के हमने इसको लटका दिया है ऐसे बॉल को, तो वॉल का और इस स्फीयर के इस वाले पॉइंट का कांटेक्ट दिख रहा होगा, तो वॉल इस पे इस डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगेन इस पे फोर्स लगाएगा, विच इज नॉर्मल। कांटेक्ट हुआ नॉर्मल लगेगा, कांटेक्ट हुआ नॉर्मल लगेगा। बोलो क्लियर है? और ये हमेशा सरफेस अपने से दूर की ओर अप्लाई करेगा। ये जैसे सरफेस था ऑब्जेक्ट पे, इसने बाहर की ओर दूर की ओर अप्लाई किया, क्योंकि ये पुशिंग फोर्स होता है। अब ये वाला जो वॉल था, ये भी अपने से दूर देख लो फोर्स अप्लाई कर रहा है। नॉर्मल फोर्स तब भी लगता है जबकि दो पॉइंट्स कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ये देखो, ये स्फीयर और ये दूसरा स्फेरिकल बॉल हमने इस तरीके से एक कंटेनर के अंदर रख दिया, दिख रहा है ये? अब कोई बता सकता है यहाँ पे कहां कहां नॉर्मल लगेगा? पहला यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, ग्राउंड अप्लाई करेगा इस पे N1, समझते जाना। दूसरा, ये वॉल इस पे अप्लाई करेगा, ये हो जाएगा नॉर्मल N2। तीसरा, ये वाला पॉइंट दोनों स्फीयर का दिख रहा है समूह कांटेक्ट में? यस सर। तो ये वाला ऊपर वाला बॉल ना नीचे वाले बॉल पे इधर एक नॉर्मल N3 अप्लाई करेगा। अब स्फेरिकल बॉल है ना, ये सारे नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब सेंटर से पास करेंगे। स्फीयर या सर्कल पे वो लाइन परपेंडिकुलर होता है जो सेंटर से पास करता है। क्लियर? अब इस पे देखो, इस N1 पे ये जो छोटा वाला स्फेरिकल बॉल है, उस पे ये वाला बॉल न्यूटन्स थर्ड लॉ से यही N3 फोर्स अप्लाई करेगा। छोटे वाले बॉल ने बड़े वाले बॉल पे इधर N3 अप्लाई किया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ से बड़ा वाला बॉल छोटे वाले बॉल पे N3 अप्लाई करेगा। बोलो ये आ रहा है समझ में? ये वाला जो वॉल है वो भी इस पे एक और नॉर्मल अप्लाई करेगा, विच वुड बी N4। अब देखो यहाँ पे जो छोटा वाला बॉल है उस पे कितने फोर्सेस लग गए? तो ये एक N4 वॉल का नॉर्मल है, ये N3 बड़े वाले स्फेरिकल बॉल का नॉर्मल है, और अगर इसमें एक और जो छूट गया है फोर्स Mg, वो भी डाल दो, तो ये जो डायग्राम बन जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्या नाम है इसका बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम? This is called Free body diagram. वेरी गुड, फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये ड्रॉ करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? ये जिसने सही से ड्रॉ कर लिया उसका क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली इसके फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, बड़ा वाला जो स्फेरिकल बॉल होगा उसमें ये N2 जो वॉल ने लगाया नॉर्मल, ये N1 जो ग्राउंड ने लगाया, ये दोनों पुशिंग नॉर्मल फोर्सेज हैं। छोटे वाले स्फेरिकल बॉल ने इधर N3 लगाया था, और इस वाले डायरेक्शन में अगर इसका वेट भी तुमने लगा दिया, सपोज इसका मास कुछ अलग है, M2 ले लो, M2 इंटू G, ये M1 ले लो। अब ये जो डायग्राम बन गया, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस करेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दिखलाते हो। जिसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है उसका वैल्यू एज्यूम कर लेते हो, ठीक है? और ये सारे के सारे फोर्सेस एरो के हेल्प से दिखलाते हैं। एरो का ये जो टेल है वो बॉडी के सेंटर पे होगा, हेड उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा जिधर फोर्स लग रहा है। बोलो इतनी सी बात आ रही है समझ में जो मैं बता रहा हूं? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया नॉर्मल फोर्स क्या है। नेक्स्ट अगला, टेंशन फोर्स क्या है? तो जब भी कोई धागा से बंधा हुआ, धागे, स्ट्रिंग, वायर या रोप से बंधा हुआ कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस पे ये वाला फोर्स लगेगा, टेंशन, ठीक है? जैसे ये देखो, ये पुलिंग इन नेचर होता है, धागे से बांध के ना हमेशा पुल करते हो, पुश नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जैसे धागे से बांध के एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया,
तो जिधर धागा उधर ही टेंशन अप्लाई करेगा, क्योंकि धागा पुल करता है, पुल किधर करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये अगर पॉइंट पे तुमको देखना है टेंशन किधर लग रहा है, तो ऊपर की ओर रहेगा। टेंशन हर पॉइंट पे बेसिकली डेवलप होता है। 11th में मैं पढ़ाऊंगा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू की क्यों टेंशन डेवलप होता है, ठीक है, और क्यों हर पॉइंट पे टेंशन डेवलप होता है। तो ये टेंशन बेसिकली इस वाले स्ट्रिंग का डेवलप्ड इंटरनल फोर्स है, इंटरनल मैकेनिज्म, ठीक है। इसको अगर तुम खींचोगे तो एक इंटरनल मैकेनिज्म के कारण जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है उसी को हम लोग टेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हर पॉइंट पे टेंशन स्ट्रिंग का डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे का धागा यहाँ पर का एलिमेंट टेंशन में है और यहाँ पर का एलिमेंट टेंशन में नहीं है, हर पॉइंट का टेंशन होगा यहाँ पे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट वो होता है कि कहाँ पे ये धागा बंधा हुआ है, वहां पे किधर की ओर टेंशन कितना अप्लाई हो रहा है। तो ये देखो ऊपर धागा था, ऊपर टेंशन लगा होगा, बट फ्री बॉडी डायग्राम में इस वाले ऑब्जेक्ट का नीचे वेट भी लगा देंगे। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब मान लो कि दो धागे से हमने इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने लटका रखा है, ये सीलिंग है, सीलिंग पे दोनों धागाओं को फिक्स कर दिया है। अब इस वाले केस में दोनों धागे अपने अपने टेंशन अप्लाई करेंगे। तो इधर का जो धागा है वो सपोज T1 टेंशन अप्लाई किया, इधर का धागा इधर की ओर टेंशन T2 अप्लाई करेगा, और ये जो ब्लॉक है उसका वेट नीचे की ओर लगेगा विच इज mg। अब ये डायग्राम बन गया ना, यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो टेंशन तब लगता है जबकि किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई धागा जुड़ा हुआ हो, स्ट्रिंग जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। और ये हमेशा पुलिंग इन नेचर होगा, हमेशा धागे के लॉन्ग लगेगा। जिस पॉइंट पे तुम्हें फोर्स लगाना, उसके बाद देखो धागा किधर है, इधर है धागा, इधर अपना टेंशन लगा देगा, दूसरा धागा इधर है, ये इधर अपना टेंशन लगा जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स था। नेक्स्ट फोर्स फ्रिक्शन कब लगता है, तो रफ सरफेसेस, जो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो और उन दोनों के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी हो। रिलेटिव मोशन, ध्यान दो, मोशन नहीं बोला है हमने, रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन होता है। मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, मोशन को अपोज भी कर सकता है, ध्यान में रहेगा। ये पूछा जाता है, फ्रिक्शन अपोजेस, ठीक है, या फ्रिक्शन का डेफिनेशन ये डायरेक्ट पूछ देगा। तो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ब्लॉक है, इसको तुमने आगे खींचना शुरू किया, तो नीचे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले ब्लॉक का टेंडेंसी आगे मूव करने का है, तो नीचे वाला ग्राउंड ऊपर वाले ब्लॉक पे उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे अप्लाई करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे ग्राउंड पे भी आगे की ओर एक फ्रिक्शन अप्लाई कर देगा, एफ। अब फ्रिक्शन ना दो तरह का होता है बच्चों, समूह को पता होगा। एक होता है स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, एंड दूसरा होता है काइनेटिक इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जबकि बॉडी सचमुच में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा हो, फोर्स लगाया बट इसका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ये कब होता है, जैसे बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, टेबल है, मैं उसमें फोर्स लगा तो रहा हूं बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट या रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्योंकि बॉडी स्टैटिक है, ठीक है, ये वाला फोर्स एक लिमिट से हमने कम लगाया तो बॉडी स्टैटिक रहेगा। तो चूंकि बॉडी स्टैटिक है इसलिए लगने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन ना तुम देख सकते हो, अगर बॉडी नहीं मूव कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के इक्वल। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स जो पैरेलल टू द सरफेस तुमने अप्लाई किया उसके इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एक्सटर्नल फोर्स तुम 5 न्यूटन अप्लाई करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन होगा। 10 अप्लाई करोगे, बॉडी नहीं मूव कर रहा है, ये 10 होगा। ये 15 अप्लाई करोगे, ये 15 होगा। ये 20 अप्लाई करोगे, ये भी 20 होगा। अब सवाल ये है, यहाँ पे देख रहे होगे जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोला जाता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अब सवाल ये कि ऐसा कब तक होता रहेगा भाई, कब तक मैं फोर्स बढ़ाता रहूंगा फिर भी ये रुका रहेगा। तो उसका जवाब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हैज गॉट अ लिमिटिंग वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जो कि म्यू एस इनटू एन के इक्वल होता है। म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल बिटवीन बोथ सरफेसेस।
तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, ये हमेशा म्यू एस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। कभी कभी इसका वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ जाता है सॉल्व करने पे, या गिवन होगा तो घबरा मत जाना, बट मोस्टली जनरली इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये म्यू एस इंटू एन ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो ये 6 kg का ऑब्जेक्ट था और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये 0.4 था, तो यहाँ पे वेट लगेगा 60 न्यूटन का, उसको बैलेंस करने वाला नॉर्मल भी 60 न्यूटन होगा, तो 0.4 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 न्यूटन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज 24 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि फोर्स तुम बढ़ा रहे हो 5, 10, 15, 20 किया, जब तक 24 करोगे तब तक ये बैलेंस कर पाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने 24 से जरा सा भी ज्यादा किया, 24.001 न्यूटन भी कर दिया, तब भी ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव करते हैं जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ना फिक्स्ड होता है, ठीक है। ध्यान दो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ना फिक्स नहीं होता है, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर म्यू एस एन के बीच में, ठीक है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ना फिक्स्ड होता है और इसका वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन के इक्वल। म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कभी कभी म्यू एस और म्यू एन सेम दिया रहेगा, सिर्फ म्यू दिया रहेगा, तो दोनों ही वैल्यूज हम लोग म्यू एन बोलेंगे। यहाँ पे ये सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। बोलो इतनी सी बात ध्यान में रहेगी। पढ़ा भी होगा, हमने जस्ट रिवाइज कर दिया इनको, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, लास्ट फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। दिस इज ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग कोई भी, जैसे ये है, ये मान लो इसका नेचुरल लेंथ है, इसको अगर तुमने खींच के एक्स डिस्टेंस से इलोंगेट कर दिया, तो स्प्रिंग तुम पे जो फोर्स लगाएगा दैट फोर्स इज गिवन एज माइनस के एक्स। के क्या है, तो के को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्स क्या है भाई, तो एक्स इज अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, ये बेसिकली एक्स है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो फोर्स तुम्हें दिख रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स, ये माइनस के एक्स में माइनस साइन ये बतलाता है जिधर एक्स होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। एक्स हमेशा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से लेंगे। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज दैट पोजीशन वेयर स्प्रिंग इज नाइदर कॉम्प्रेस्ड नॉर इलोंगेटेड, ठीक है। तो ये एक्स हमेशा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से लेंगे, एक्स जिधर होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेगा। इलोंगेट किया, एक्स आगे की ओर है तो फोर्स पीछे की ओर, यानी ये नेचुरल लेंथ पोजीशन की ओर फोर्स लग रहा है। अगर तुमने कंप्रेस कर दिया तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्स कंप्रेशन का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन सोच कि फोर्स एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा। तो ये देख रहे हो, इन आइदर केस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स ना हमेशा नेचुरल लेंथ पोजीशन की ओर लगेगा। अब ये जैसे एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, ये देखो एक ब्लॉक है मास m का, ये के स्प्रिंग से हमने बांध के लटका दिया, कितना इलोंगेशन होगा इक्विलिब्रियम में, बता सकते हो कोई? -mg/k। देखो इधर, ये मान लो नेचुरल लेंथ था, ये एक्स डिस्टेंस इलोंगेट हुआ स्प्रिंग, नया फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करो, नीचे ये वेट लगा दो और यहाँ पे इलोंगेशन हुआ है, नीचे की ओर एक्स है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे नेट फोर्स 0, तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एम जी अपॉन के। क्लियर है, ये एक्स का वैल्यू एम जी अपॉन के, ठीक है। ये आ रहा है समझ में? थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। पूरा कोर्स हम लोगों को कंप्लीट करना है, बट कर इस तरीके से रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए जो भी बात मैं बोलूं। बोलो यस सर।
कोई Yes, डाउट yes. हो तो यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी एंड आस्क, ठीक है। अब देखो, there is something called equilibrium of forces, equilibrium of forces, ठीक है। क्या होता है equilibrium? तो a condition when object is either at rest or moving with constant velocity is called equilibrium। यानी कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होना, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो होना इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो अब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से उस वाले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स भी तो जीरो होगा ना, बोलो बच्चों। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है या रेस्ट पे होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो नेट फोर्स जीरो होगा। बट नेट फोर्स जीरो, अब सुनो, एक कंडीशन पूछा जाता है कि नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम में ही होता है या इक्विलिब्रियम के बाहर भी होता है। तो यहाँ पे समझो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये था, बट नेट फोर्स में ना दो चीजों का ये प्रोडक्ट है, एक्सेलरेशन जीरो होने पे भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है और जब मास जीरो हो तब भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट नेट फोर्स एक्टिंग इज ऑलवेज जीरो। बोलो आ रहा है समझ में? नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो ऑन मासलेस ऑब्जेक्ट। जैसे धागा, स्ट्रिंग, पुल्ली अभी पढ़ेंगे, ये सारे ना मासलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन पे नेट फोर्स ना हमेशा जीरो की ओर लगेगा। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो है ही है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो मासलेस ऑब्जेक्ट पे भी होता है। तो नेट फोर्स जीरो इज पॉसिबल ओनली इन इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट सही कि गलत? नेट फोर्स इज पॉसिबल ओनली इन इक्विलिब्रियम, सही कि गलत? गलत। हाँ गलत। गलत, ठीक है। क्योंकि नेट फोर्स ये ए इज इक्वल टू जीरो होने पे भी हो सकता है, मास जीरो होने पे भी हो सकता है। तो मासलेस ऑब्जेक्ट मूव भी करेगा ना तब भी नेट फोर्स जीरो होगा, बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, ठीक है। मासलेस ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा होगा, ठीक है, तो एम जीरो है, ए जीरो नहीं है, तब भी नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, स्टिल नेट फोर्स इज जीरो। व्हाई? बिकॉज इट्स मास इज जीरो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। तो अब देखो, जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो सारे बच्चे अप्लाई करोगे। सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करोगे, सिस्टम डिफाइन करने के बाद एक्सिस डिफाइन करोगे, ठीक है। ये जनरली कम ही जरूरत पड़ेगा इसका। एक्सिस डिफाइन करने के बाद फिर क्या करोगे? एक्स और वाई डायरेक्शन फोर्सेस का कॉम्पोनेंट्स लोगे, रिजॉल्व करोगे, ठीक है। वैसे कम ही फोर्सेस, कम ही केसेस आते हैं जिसमें फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ता है। उसके बाद अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो नेट फोर्स जीरो कर दोगे, और हो सकता है एक्सेलरेट कर रहा हो तो उस वाले केस में तुम अप्लाई करोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसके बाद सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करें अब कुछ क्वेश्चंस, बोलो बच्चों। यस। अब ये एक असाइनमेंट दिख रहा होगा सबों को, यहाँ पे दिख रहा है? तो अब इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं तुम्हें, ऑल क्वेश्चंस आर नॉट फॉर यू। ये सेकंड क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 सबों को दिख रहा होगा, ये सेकंड क्वेश्चन करना है। जैसे ही आंसर है बताना मुझे। फिर जीरो होगा क्या? जीरो तो नहीं होगा सर 800। 800 भी नहीं होगा,
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा। चलो मैं कर रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। देखो इधर, टग ऑफ वार, टू मेन ईच पुल ऑन रोप विथ 400 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, दो लोग हैं, दोनों ने एक दूसरे के और धागे को और रोप को 400 न्यूटन के फोर्स से खींचा हुआ है। अब ये रोप है, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन टेंशन इन दी रोप। देखो कुछ नहीं करना, ये छोटा सा एलिमेंट ये जो दिख रहा है ना, ये तुम अपना सिस्टम ले लो। इस तरफ एक आदमी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है 400 न्यूटन का, दूसरा आदमी भी इधर एक फोर्स लगाएगा 400 न्यूटन का। ठीक है, एक छोटा सा ये वाला एलिमेंट ना तुम अपना सिस्टम ले लो धागे का। कितना बड़ा है ये एलिमेंट दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, इधर तुमने फोर्स लगाया 400 न्यूटन, एक पर्सन ने 400 न्यूटन। अभी जो टेंशन डेवलप होगा ना, वो इधर वाला, अब लेफ्ट में ये जो पोर्शन बच गया ना, ये वाला, ये जो पोर्शन बच गया, ये इस वाले एलिमेंट पे एक फोर्स लगाएगा इधर की ओर। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ये टेंशन फोर्स इधर लगेगा। अब ये दोनों ने अगर लगा दिया है 400 न्यूटन का फोर्स, तो ये धागा ओवरऑल इक्विलिब्रियम में दिख रहा होगा भाई। नेट फोर्स धागे पे कितना है, तो 400 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 0, है कि नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन इक्विलिब्रियम में होगा ना भाई, पूरा धागा इक्विलिब्रियम में है, तो ये छोटा सा पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होने का नेट फोर्स का मतलब नेट फोर्स 0 होगा। आगे की ओर हमने लगाया 400 न्यूटन फोर्स, पीछे की ओर लग रहा है इस वाले एलिमेंट पे टेंशन टी, ये दोनों का सम 0 होगा। टी का वैल्यू कितना आ गया, तो टी का वैल्यू 400 न्यूटन आएगा। जितना तुम फोर्स लगाते हो ना एक्सटर्नल, ठीक है, ये 11th में काम आएगा बच्चों, दिमाग में बिठा लो, जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो धागे पे, वही टेंशन का वैल्यू होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। आया था किसी का इतना? मैं जब टेंशन का डेफिनेशन दे रहा था तो एक बात तुमने ध्यान से नहीं समझी, इंटरनल मैकेनिज्म के कारण जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड टेंशन। तुम इधर भी खींचते हो इधर भी खींचते हो, तो नेट फोर्स इस वाले रोप पे 0 है, बट दैट डज नॉट मीन कि इस पे इंटरनल फोर्स अंदर में नहीं डेवलप हुआ। भाई खींचोगे स्प्रिंग को तो उसमें इंटरनल फोर्स डेवलप होता है ना, इक्विलिब्रियम में तो रहता है वो, लेकिन फिर भी वो इलोंगेट हो जाता है, उसमें फोर्स डेवलप हो जाता है। तो एग्जैक्टली सेम वेज धागे में भी यहाँ पे टेंशन एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, वो 400 न्यूटन के इक्वल होगा, ना कि 0 या 800। कोई डाउट? हाँ, गुड। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत फेमस है जो कि और आता है, स्प्रिंग बैलेंस का नाम सुना होगा तुमने। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इधर हमने 20 kg और इधर भी हमने 20 kg का ऑब्जेक्ट लटका दिया है, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, टेबल के ऊपर ये सरफेस मान लो टच कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें बतलाना है इसकी रीडिंग कितनी होगी स्प्रिंग की, स्प्रिंग की रीडिंग कितनी होगी। एग्जैक्टली सेम सवाल है जो अभी किया है। जैसे ही आंसर आया बोलना है, ठीक है, मेरी क्लास में बोलो क्या आया। सर ये स्प्रिंग बैलेंस होता है? स्प्रिंग, ये होता क्या है स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली कोई भी वेट को मेजर करने का ना एक बेसिकली ये तरीका होता है। ठीक है, तुम्हें समझना सिर्फ ये स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर होता लगा हुआ स्प्रिंग ही है। अरे सिलेंडर का वेट नापने के लिए घर में देखा नहीं है, एक होता है छोटा सा, यस वही है बच्चे। तो तुमने ये बेसिकली इससे एक वेट लटका दिया,
ये मान लो तुम्हें नहीं पता है, तुम इसकी रीडिंग देखते हो, मान लो 16 kg आ गया तो समझ जाते हो कि अच्छा सिलेंडर का वेट 16 kg है, ठीक है ना। तो वही है स्प्रिंग बैलेंस। तो तुम स्प्रिंग समझो ना इसको। चलो एग्जैक्टली सेम यही वाला सवाल है, ठीक है। इधर की ओर वेट 200 न्यूटन लगेगा, ठीक है, इधर की ओर भी ये वेट 200 ही न्यूटन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट होने के लिए तुम एक एंड को फ्री नहीं छोड़ सकते हो, उस वाले एंड को ही बैलेंस करना पड़ेगा। इधर से भी 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा यही वेट के इक्वल, और इधर से भी 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इसकी रीडिंग एग्जैक्टली वही होगी जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है ना, ये 200 न्यूटन डेवलप होगा। आ रही बात समझ में? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ये वाला सवाल था। भाई स्प्रिंग को तुम नीचे में वेट लटकाते हो, सुनना ध्यान से, और ऊपर वाला एंड फ्री छोड़ देते हो, ऊपर वाला एंड पकड़ के रखते हो ना तुम, तभी तो ये लॉन्गेट होगा। ऊपर वाला छोड़ दिया तो ये तो फ्री फॉल करके दोनों सिलेंडर भी गिर जाएगा, स्प्रिंग भी नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं मेजर हो पाएगा। तो स्प्रिंग का रीडिंग होने के लिए दूसरी तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई करके हम लोग पकड़े रहते हैं। तो एक तरफ जो फोर्स लगता है ना, वही स्प्रिंग का रीडिंग होता है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है। दूसरी तरफ फोर्स बेसिकली काउंटर मैकेनिज्म है, तुमने इसके वेट को ये स्प्रिंग मूव ना कर जाए उसके लिए बैलेंस करने के लिए लटका रखा है, ठीक है। ये लटकाने की जगह पे तुम अपने हाथ में उसको पकड़ लेते हो। समझ में आ रही बात? तो रीडिंग वही 200 न्यूटन ही होगा, जो एक तरफ का वेट है, एक तरफ जो फोर्स लग रहा है, दैट इज द रीडिंग। होप समझ में आ गया होगा। यस सर। गुड। ये सारी चीजें हम लोग 11th में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन जरा कर। सर ऑप्शन ए। There is normal force exerted by table on the book. वेरी सर गुड, ऑप्शन है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात आ गई यहाँ पे, है ना। सबों का ऑप्शन नहीं आया, बी भी किसी का आया है? नहीं आया। सी किसी का आया है? नहीं आया। डी किसी का आया है? अच्छा चलो देखो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं ना बच्चे, ये हमेशा अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। किसी को है याद? अभी थोड़ी देर पहले हमने बतलाया था। बोलो। यस सर। अब और सुनो हमारी बात। एक्शन अगर एक ऑब्जेक्ट पे लग गया तो रिएक्शन हमेशा जिसने एक्शन लगाया था उसमें वापस लगेगा। मैं वॉल को अगर इस तरीके से पुश करता हूं आगे की ओर, ठीक है, तो हमने एक्शन वॉल पे लगाया, रिएक्शन हमारे हाथ पे वॉल लगाता है, ठीक है। रिएक्शन ऐसा नहीं कि जाकर बेड पे लग जाएगा, ठीक है, या हमारे भाई पे लग जाएगा। आ रही बात समझ में? जिसने एक्शन लगाया होता है रिएक्शन उसी पे लगता है, ये है पता तुम्हें? यस सर। हाँ तो देखो कितना बड़ा गड़बड़ किया, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा है सही तरीके से। ये वाली चीज ना न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं पढ़ाई गई है तुम्हें। ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। किसने लगाया एक्शन, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा करो, किसने एक्शन लगाया? तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन द बुक। तो अर्थ ने लगाया तो रिएक्शन अर्थ पे ही लगेगा, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द बुक, ठीक है। अरे ये तो इक्विलिब्रियम के कारण भाई नीचे की ओर वेट लगा, अर्थ ने लगाया, तो उसको इक्विलिब्रियम में कौन बैलेंस करेगा? तो नॉर्मल बैलेंस करेगा। बोलो, ये तो इक्विलिब्रियम के कारण एक दूसरे के इक्वल है। W इज इक्वल टू नॉर्मल ड्यू टू इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बुक। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का नेचर सेम होता है। वेट का रिएक्शन नॉर्मल कैसे हो सकता है भाई, बताओ जरा।
वेट का रिएक्शन नॉर्मल हो सकता है कभी भी? एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहा हूं मैं। नो सर। कभी नहीं हो सकता है, नाक रगड़ लो, कभी नहीं होगा। ठीक है, एक क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट से ही ये सब सवाल तुम कर सकते हो, समझो। बच्चे करके आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, उनको लगता है मेरा तो सब सही हुआ, लेकिन चूंकि पढ़ाया ही गलत गया होता है इसीलिए वो सोचते हैं हमारा सब सही होगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने ये क्लियर किया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये मैं पूछने भी वाला था, इसी बुक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का एक्शन रिएक्शन पेयर मैं ढूंढ के तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, समझना। ये बुक तुम ले लो, दिस बुक इज योर सिस्टम। इसमें नीचे की ओर वेट लगेगा, किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। ऊपर की ओर टेबल के कांटेक्ट में है तो टेबल एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब इन दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर पूछा जाता है। जिन बच्चों ने 9th में हमसे पढ़ाई की है उनसे ये काम करवाया था, सानवी, आदित्य, अथर्व, बताओ याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो फिर कैसे गलत कर सकते हो बताओ जरा? बहुत पिटाई करूंगा मैं, ठीक है। जो चीज पढ़ा दिया जाए वो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। बट एनीवे कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल का तुम्हें रिएक्शन अगर ढूंढना है तो ये पूछा करो अपने मन में कि किसने लगाया नॉर्मल। तो नॉर्मल इस टेबल ने लगाया, तो उसका जो रिएक्शन फोर्स है ना इस वाले नॉर्मल का, वो इस टेबल पे ही वापस ये वाला ब्लॉक अप्लाई करेगा नीचे की ओर। ये हो गया इस वाले फोर्स का, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुए। अब ये वाला वेट किसने लगाया? अर्थ ने लगाया, तो इसका रिएक्शन कहाँ दिखेगा? तो ये अर्थ के सेंटर पे देखो, ऊपर की ओर वेट लगा रहा होगा। ये इनसिग्निफिकेंट फोर्स है अर्थ के लिए, बट लगा उसी पे रहा होगा। इस वेट का ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। किसको किसको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, दिल दिमाग में, बताओ जरा। यस सर, आ गया। इस नॉर्मल का रिएक्शन टेबल पे, वेट का रिएक्शन अर्थ पे, ठीक है। और देखते हैं भी। फोर्थ क्वेश्चन देखो तो जरा, हो पाएगा तुमसे? फिफ्थ नहीं करना है, यू हैव टू डू ओनली फोर्थ क्वेश्चन। जिसमें टेंशन ज्यादा होगा उसी वाले केस में ब्रेक करने का सबसे ज्यादा चांस होगा। ये फिगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 4 फिगर्स में किस में स्ट्रिंग के ब्रेक करने के चांसेस सबसे ज्यादा है? सर सी शायद। शायद मत बोला करो, तुम्हारा आंसर सही है बट शायद नहीं बोलना है। एग्जाम में तुम शायद बोल के आओगे ऑप्शन टिक करने के बाद। नो सर। नहीं ना, तुम कॉन्फिडेंटली करोगे जो भी अटेम्प्ट करोगे। चलो वेरी गुड, सही है। देखो, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है खास, कि 2 धागे से बेसिकली ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है और इन धागाओं के बीच का ना एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सपोज ये एंगल थीटा ले लो, ये भी एंगल थीटा, सिमेट्रिकली लगे हुए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स है भाई। तो यहाँ पे ये जो धागा टेंशन अगर सेम एंगल होगा ना तो टेंशन भी दोनों धागाओं में सेम सेम होगा। तो ये टी है, ये टी है, ठीक है। तो टी का ये वाला एक कंपोनेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कंपोनेंट, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, विच इज कॉल्ड टी कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जो कंपोनेंट अप्लाई होगा, ठीक है, टी का, दैट इज टी साइन थीटा, ठीक है। सामने वाला जो साइड होता है ना ये वाला ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, तो दैट इज टी साइन थीटा। इसको डबल कर दो, वही इसके वेट डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 2t sin थीटा इज इक्वल टू w, यानी वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, w अपॉन 2t sin थीटा, ठीक है। अब देखो, ये थीटा जब कम होगा तो साइन थीटा भी कम होगा, ये ओवरऑल डिनोमिनेटर कम, तो उस वाले केस पे टेंशन सबसे ज्यादा। तो थीटा का वैल्यू मिनिमम किस केस में है? तो थीटा का वैल्यू ये सी केस में मिनिमम है, ठीक है। सारी बात समझ में? तो थीटा का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो साइन थीटा भी मिनिमम होगा, टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा।
तो जितना ज्यादा ये सेपरेटेड हो ना, ये वाला एक दूसरे के बीच में, या ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों धागाओं के बीच में जितना ज्यादा एंगल बन रहा हो उतना ही ज्यादा धागे के टूटने का चांसेस होगा। मोर द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स, दिस एंगल, more is the chances of strings getting broken. क्लियर है ये? तो सी ऑप्शन सही था तुम्हारा। आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स आते हैं तुम सारे बच्चों को निकालना? यस और नो? नो सर। नो सर, Yes, चलो sir. ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम्हारे में कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, जो क्वेश्चंस आएंगे। 8th क्वेश्चन जरा करो, क्वेश्चन नंबर 8। V remaining unchanged. गुड। देखो क्या कहा जा रहा है, 3 forces starts acting simultaneously on a particle moving with velocity v। ठीक है, 3 forces start acting simultaneously, एक साथ लगना स्टार्ट करते हैं, on a particle moving with velocity v। These forces are represented in magnitude and direction by 3 sides of a triangle ABC. The particle will now move with velocity. अब देखो, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है। अब सारे फोर्सेस हेड टू टेल रखे हुए, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस वुड बी 0। अगर क्लोज पॉलीगन बना रहा है ना सारा वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स 0, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से, न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी आल्सो 0। एक्सेलरेशन 0 मस्ट मीन वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? लेस देन v गलत, ग्रेटर देन v गलत, v इन डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट फोर्स ये भी गलत है, v remains unchanged, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी कभी नहीं चेंज करेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना मैग्नीट्यूड में और ना ही डायरेक्शन में चेंज करेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें और भी क्वेश्चंस तुम्हारे लायक नहीं है, 11th में जाएंगे तब ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है बट नॉट वर्थ अभी सॉल्व नहीं करना है इनको। ठीक है, तो इस वाले असाइनमेंट को हटा रहा हूँ, ये दूसरा असाइनमेंट मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड बस वेट करना सारे बच्चे, वेट फॉर अ सेकेंड। चलो स्क्रीन पे दिख रहा है? यस। चलो ठीक है, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं है, तो एग्जैक्टली उसी तरह के क्वेश्चंस हमने ला रखे हैं यहाँ पे, जो कि आएंगे या आ सकते हैं या ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन बस किया है, अदरवाइज नॉट मच। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स में दिखला रहा हूँ, इन सबों में तुम्हें बेसिकली एक्सेलरेशन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स बतलाना है। अब लाइक दिस इज हियर 2 ब्लॉक्स, ये दोनों कॉन्टैक्ट में, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट में होने के कारण कौन सा फोर्स लगेगा? तो नॉर्मल लगेगा, Normal. वही नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना।
चलो खटाखट करना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन। सर एक्सेलरेशन 10 और वो कांटेक्ट फोर्स 70। वेरी गुड। कांटेक्ट फोर्स कितना? 10। हाँ ठीक। अच्छा सारे बच्चे यहाँ पे देखो, जब दो सरफेसेस यहाँ पे कांटेक्ट में होंगे और एक ही डायरेक्शन में दोनों का मोशन हो रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों। इवन दो ब्लॉक्स अगर धागे से बंधे हुए हैं, यही दो तरह का सवाल कई बार पूछा जा चुका है तुम्हारे एग्जाम में। इवन अगर धागे से बंधा हुआ है दो ब्लॉक्स और तुम इसको इधर खींच रहे हो, धागे के लॉन्ग ही दोनों का मोशन हो रहा है, अगेन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है। अब अगर एक्सीलरेशन सेम हो तो दोनों क्या जितने भी ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन सेम होगा, सबों को मिलाकर तुम एक सिस्टम ले सकते हो। यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अपनी कॉपी में ही सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स आर सेम then they can be taken as a single system to apply न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने सोच लिया कि भाई एक्सेलरेशन सेम है तो इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लो। अच्छा अब समझो, ये जो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, ऐसे केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। इंटरनल फोर्सेस ना हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पेयर में होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस तुमको लेना है। जैसे इन दोनों के बीच में नॉर्मल लग रहा है, 7 केजी वाले ने नॉर्मल लगाया आगे 1 केजी पे, 1 केजी ने नॉर्मल लगाया पीछे 7 केजी पे। अब जब दोनों को सिस्टम लेकर ये वाला फोर्स लिखोगे तो इस पे ये प्लस इन है, इस पे यही वाला इन माइनस है, तो प्लस इन माइनस इन कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बताओ? इसीलिए यू हैव टू Yes, टेक ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंटरनल फोर्सेस। होप ये समझ में आ गया होगा। तो इन सबों को, दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर एक सिस्टम लेंगे। ये 7 + 1 8 केजी पे एक ही फोर्स लग रहा है आगे की ओर 80 न्यूटन। इसी कारण एक्सेलरेशन सिस्टम का ए होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, नेट फोर्स 80 न्यूटन अपॉन मास 8 केजी। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स को नेट मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया। अब मान लो कि हमें ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है। तो जहां पे नॉर्मल निकालना है, धागे को, सिस्टम को वहां से ब्रेक किया करो, यहां से ब्रेक करो। और किसी को भी तुम सिस्टम ले सकते हो, आगे वाले को भी पीछे वाले को भी, नॉर्मल का वैल्यू निकालने के बाद। फायदे में तब रहोगे जब आगे वाले को सिस्टम लोगे। तो आगे वाला ये जो सिस्टम है 1 केजी वाला, उस पे एक ही तो फोर्स लग रहा है आगे की ओर, जो 7 केजी वाले ने आगे की ओर नॉर्मल इन अप्लाई किया था। ध्यान दो, ये वाला 80 न्यूटन ना 7 केजी पे लगा है, 1 केजी पे मत दिखला देना, बच्चे गलती करते हैं ये। ठीक है, तुम्हें नहीं करना है ये। तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 1 केजी ब्लॉक इज 1 इन नॉर्मल रिएक्शन, और इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण इसका एक्सेलरेशन इज 10। जब एक ही फोर्स लग रहा हो तो नेट फोर्स की जगह पे लिखोगे इन is equal to mass 1 kg into acceleration 10 would become 10 meter per second squared. So this is the value of normal reaction. कोई डाउट? No, sir. गुड। आगे अब यहाँ पे ना दोनों तरफ से फोर्स लग गया है, बट घबराना नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन नॉर्मल दोनों निकालना, निकल जाएगा।
Sir, acceleration 5 meter per second square. Yes, sir. 5 Acceleration 5 meters. और sir, contact force is 30 Newton. सर वो 40 है। गुड। देखो दोनों कांटेक्ट में है, नेट फोर्स ज्यादा लग रहा है 60 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, तो एक्सीलरेशन भी जो यहाँ पे होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, ए मान लो, और दोनों को मिलाकर एक सिस्टम ले लो। अब 10 kg है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इधर की ओर लग रहा है 60 न्यूटन, बट इधर की ओर भी एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब तुम लिखोगे नेट फोर्स एक्सटर्नल is equal to total mass into acceleration, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 60 माइनस 10, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव ले लिया, किधर भी पॉजिटिव ले सकते हो, सब तुम्हारी मर्जी है। 60 माइनस 10, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू मास 10 kg इनटू एक्सेलरेशन है, ए का वैल्यू देखो 5 आ गया, ठीक है। अब नॉर्मल निकालना है तो सिस्टम को काटना पड़ेगा। अब इस वाले केस में किसी को भी तुम सिस्टम लो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 kg को चलो लेते हैं, तो 6 kg पे 10 न्यूटन तो इधर लग रहा था, 4 kg वाला इधर लगाएगा ना नॉर्मल, तो नॉर्मल इधर लग गया, उसी कारण एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो तुम लिखोगे यही वाला न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ना हमेशा पॉजिटिव लिया करो फोर्स को, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले को फोर्स को पॉजिटिव लेने का लॉजिक ये है कि ये फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ये अपोज कर रहा है 10 न्यूटन, तो हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव, अपोजिंग फोर्स इज नेगेटिव, इज इक्वल टू 6 into 5, नॉर्मल का वैल्यू क्या आ गया देख लो जरा, 30 + 10 40, तो यहाँ पे ना ये 10 भी ऐड करना था, शुरू में 30 जिसका आंसर आया था वो 10 और ऐड कर लो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसका आंसर आया था 30 न्यूटन पहले? सर आदि। हाँ ठीक है ठीक है, उसको बस 10 न्यूटन ऐड कर लेना है। अब तो गलती नहीं करोगे इसमें? यस सर। मतलब करोगे? नहीं सर, गलती नहीं करो। नहीं करो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है, फटाफट करते जाना है, सबों को, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अभी इस वाले स्लाइड में और पिछली स्लाइड में जो 4-5 क्वेश्चन हमने करवाए यही क्वेश्चन आएगा, हूबहू हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी एंड मोमेंटम करेंगे, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी एंड मोमेंटम, तो उसके लिए रेडी होकर आना। सर आप ये दोनों वर्कशीट्स ग्रुप पे शेयर कर दोगे, जो मोशन वाली थी और ये वाली? हाँ ठीक है, पिछली वाली भी करनी है, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से हाई है, ये वाला तुम्हारे लिए बनाया है, इक्विलिब्रियम वाला भी कर दूं, बोलो तो कर दूंगा। सर नहीं, मोशन वाली जो आपने पिछली क्लास में कराई थी, उसमें एक ही वर्कशीट था, हाँ कर दूंगा। यस कर दिया था, तुम्हारे जाने के बाद किया था, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, जल्दी चले गए होगे तो। कोई लास्ट तक रुका था लास्ट वाले क्लास में? सर कहाँ पे अपलोड किया था? यही यही चैट पे, चैट पे। सर मैंने नोटिस नहीं किया होगा। अच्छा नहीं कर दिया था, चलो आज भी कर दूंगा, ठीक है। हो गया थर्ड क्वेश्चन। सर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स 2 न्यूटन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो अगेन, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इज नाइदर गोइंग टू सपोर्ट द एक्सेलरेशन नॉर गोइंग टू अपोज द एक्सेलरेशन, सो दिस फोर्स इज इररिलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके लगने से। हाँ किसी एंगल पे ऐसे लगता, इधर से अदर देन 90 डिग्री किसी भी एंगल पे लगता, तो दैट फोर्स वुड हैव बीन अ इंपॉर्टेंट फोर्स और वी कुड नॉट हैव नेग्लेक्टेड दैट फोर्स, रेलिवेंट फोर्स हो जाता है। बट इस वाले केस में दिस 20 न्यूटन इज व्हाट, दिस 20 न्यूटन इज इररिलेवेंट फोर्स। ये बात आ गई समझ में?
तो एग्जैक्टली वैसे ही सवाल वो करोगे जैसे पहले कर रहे थे, दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लो, टोटल मास है 10 kg, ओनली एक्सटर्नल फोर्स in the direction of acceleration is this 10 Newton. We would be neglecting this force because that is neither accelerating nor deaccelerating the system. 10/10 1 आ गया, सिस्टम को यहां से काट लो। नाउ दिस इज 2 kg, उसका एक्सेलरेशन 1 होने के लिए 8 kg ने आगे जो नॉर्मल लगाया वो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 2 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया होगा समूह का। आगे बढ़े। यस सर। गुड। अब देखो ये थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है, बट फिर भी तुमसे हो जाएगा। पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा, 3 जगह नॉर्मल्स लगेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक यहाँ सर भी इनको नॉर्मल N1 लगेगा। N2 हाँ, इनको नाम दे रहा हूं N1 N2 N3। अब तीनों वैल्यूज तुम्हें बताने हैं। acceleration is equal to 5, N1 is equal to 10, N2 is equal to 25 और N3 is equal to 50। सही है, वेरी गुड। अच्छा, पिछली क्लास में तुम में से किसी ने जो डिमांड किया था मोशन वाला असाइनमेंट, वो हमने डाल दिया है। ठीक है, ओके सर। हाँ, अभी वाला भी डाल दूंगा क्लास के एंड में। ठीक है, सर किधर डाला है? चैट पे नहीं डाला है। सर नहीं दिख रहा। सारे बच्चे चेक करो, चैट पे दिख रहा है कोई असाइनमेंट? हाँ सर देखा, नहीं दिख रहा सर। अरे ऐसे कैसे हो गया? आदित्य एंड ऑल चेक करके बताओ जरा, चैट पे दिख रहा है? यस सर। हाँ सर, PDF फाइल है। Yes, हाँ, sir, पीडीएफ दिख रहा है। फाइल है, ntse.pdf लिखा हुआ है हमने उस पे। सर मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा, तुम्हें नहीं दिख रहा है तो फिर एक उपाय करते हैं। तुम एक काम करो, अभी क्लास जब फिनिश होगी ना, ठीक है, तो इस वाले नंबर पे हेलो सर करके मैसेज करना। ठीक है, है ना? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। कर लिया नोट? सर चैट पे कुछ आ ही नहीं रहा, अभी भी नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला अभी, तुम ये नंबर नोट कर लो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप हेलो सर करके ओके सर। मैसेज करना। ओके। क्लास के बाद एक मैसेज करना, हेलो सर आई एम दिस एंड दिस। ठीक है, फ्रॉम एनटीएससी बैच और व्हाटएवर। ओके सर। पे मैं मैसेज कर दूंगा, इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो, सबों का आपस में कांटेक्ट में यहाँ पे मूवमेंट होगा, तो सबों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इन सबों को मिलाकर एक सिस्टम ले लेंगे। एक सिस्टम लेंगे तो टोटल मास सबको दिख रहा होगा 20 kg, 2 + 3 5 + 5 10 + 10 20, and only external force is this 100 Newton. So value of acceleration is equal to 100/20, which is 5 m/s²। अब ये तो एक्सेलरेशन आ गया। अब नॉर्मल अगर निकालना है तो अब समझो, यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए सिस्टम को यहां से तुम काट लो। सबसे पहले N1 का वैल्यू निकालने के लिए जहां पे नॉर्मल निकालना है सिस्टम को वहीं से काटो, और आगे वाले को सिस्टम लो। आगे मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितने ही ब्लॉक्स हैं सबों को मिलाकर सिस्टम ले लो। तो N1 निकालना बहुत आसान है, ये 2 kg को सिस्टम लो,
तो 2 kg पे नॉर्मल N1 लगेगा, दैट इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, जिसके कारण एक्सेलरेशन 5 है। तो एक्सेलरेशन 5 से मल्टीप्लाई कर दो मास को, N1 का वैल्यू 2 into 5, न्यूटन सेकंड लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट बिकम्स 10 न्यूटन। अब 3 kg और 5 kg के बीच का नॉर्मल निकालना है ना, तो ये देखो अगला क्या काम कर रहा हूं मैं, यहां से सिस्टम को काटना है और इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लेना है। So total mass of this system would become 5 kg. ऐसा करने से तुम्हें समझ में आता है कि ये N1 internal force हो गया and only external force acting would be this N2. तो N2 के कारण ये acceleration 5 होगा. So value of N2 is mass into acceleration which is 25 newtons. ठीक है? अब N3 अगर निकालना है तो सिस्टम को यहां से काटेंगे, इन सबों को मिलाकर एक सिस्टम ले लेंगे। इन सबों को मिलाकर अगर एक सिस्टम लोगे तो 2 plus 3 5 plus 5 10 kg and acceleration is 5 and only external force is N3. N1 into this time becomes internal forces. So value of N3 would be equal to 10 into 5 which is 50 Newton. ठीक है, तो ऐसे ये फटाफट करते हैं हम लोग सवाल को। ठीक है, सिस्टम को जहां पे नॉर्मल निकालना है वहां पे काट लो सिस्टम को, आगे वाले को सिस्टम ले लो, सबों को मिलाकर फायदे में रहोगे। कोई बच्चा 5 kg को सिर्फ अगर लेगा सिस्टम तो हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन इक्वेशन थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसीलिए पूरे सिस्टम आगे वाले को एक सिस्टम ले लो, मास ले लो, ठीक है, आ जाएगा। आगे बढ़े। चल तो मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे और वो सिस्टम को काउंट करते रहेंगे। सुनो, नॉर्मल निकालना होता है ना, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी आगे के जितना भी ब्लॉक है सबों को एक सिस्टम ले लिया करो। ये नॉर्मल निकालना था N1 सिर्फ 2 kg को लिया, ये N2 निकालना था, इन दोनों को मिलाकर सिस्टम लिया। क्यों? लॉजिक है भाई कि ये 5 kg वाला जो नॉर्मल लग रहा है ना, वो आगे के सारे ब्लॉक्स को एक्सेलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों के बीच का नॉर्मल N1 तो इंटरनल फोर्स है ना, N1 इंटरनल फोर्स है, तो 3 और 2 kg को कंबाइन कौन सा फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो ये N2 कर रहा है। सिमिलरली 10 kg ने जो नॉर्मल लगाया वो तीनों ब्लॉक्स को एक्सेलरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इन तीनों को मिलाकर एक सिस्टम ले लो, तो कैलकुलेशन देखो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अब 3 ब्लॉक है, दो तरफ से फोर्स लगाया, निकालो बेटा। सर एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सर तो इसमें मतलब जो एक्सेलरेशन आया फिर उसको कांस्टेंट लेके कर सकते हैं। हाँ कांस्टेंट तो है ही ना एक्सेलरेशन। ठीक सर है, फिर उस पे मतलब दूसरे का इफेक्ट नहीं लेंगे ना, जैसे 50 न्यूटन का जो आ रहा है जब नॉर्मल कैलकुलेट करो। अब सिस्टम को तुम काटोगे ना यहाँ से, तो ध्यान दो, इस पे 2 kg पे 3 kg ने जो नॉर्मल लगाया वो भी लगेगा और 50 न्यूटन जो तुमने लगाया वो भी लगेगा। यस सर। फोर्स तो सारे लेने हैं, फोर्स छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग गया, उसको लेना पड़ेगा क्योंकि 2 kg पे लगाया। यस सर। हाँ सर N1 is equal to 80 and N2 is equal to 125. वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, 5 3 8 2 10 kg, आगे लग गया 200 न्यूटन और पीछे लग गया 50 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 200 माइनस 50, नेट फोर्स का वैल्यू डिवाइडेड बाई मास 10 kg, तो ये कितने के इक्वल हुआ, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे N1 निकालना है ना, 2 kg को अपना सिस्टम लो, सिस्टम को काट के यहाँ से एक्सेलरेशन 15 है। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेट फोर्स would be N1 supporting force 50 opposing force is equal to mass into acceleration, तो N1 का वैल्यू जो होगा that would be 50 plus 15 into 2 is 30 which is equal to 80 न्यूटन, तो ये हो गया एक। अब इन दोनों के बीच का अगर नॉर्मल निकालना है तो यहाँ से काटो सिस्टम को और दोनों को एक सिस्टम ले लो, तो 3 + 2 5 kg हमारा सिस्टम हुआ। अब इस
केजी पे ये जो 50 न्यूटन लग रहा है ना, वो लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल सारे फोर्सेस तुमको लेने हैं, सिर्फ इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इंटरनल फोर्स था ना, ये नॉर्मल, वो तुम नेग्लेक्ट करोगे। बाकी 50 न्यूटन तो एक्सटर्नल फोर्स है। अब 5 केजी वाले ने 3 केजी पे आगे नॉर्मल N2 लगाया, इसी के कारण एक्सेलरेशन 15 है। अब नेट फोर्स वुड बी N2 minus 50 is equal to 5 into 15, तो N2 would be how much? 125 न्यूटन। सर एक और बार समझा दोगे? हाँ, ये 3 केजी और 5 केजी के बीच का नॉर्मल अगर निकालना है ना, तो यहां से सिस्टम को काट लो और पूरे आगे वाले को सिस्टम लो, नुकसान में नहीं रहोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा फायदा था, यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? पूरे आगे को हमने एक सिस्टम ले लिया, तो आगे पूरे को अगर सिस्टम लिया तो टोटल मास सिस्टम का क्या हुआ? 3 केजी, 2 केजी, 5 केजी। तुम कुछ भी सिस्टम ले सकते हो बच्चे, 3 केजी, 5 केजी, 3 केजी 2 केजी मिलकर ये देखो 5 केजी हुआ। ये हमारा सिस्टम है, ये वाला सिस्टम नहीं है 5 केजी वाला सिस्टम, ये दोनों मिलाकर है। अब पीछे की ओर जो फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, लिखो 5 केजी, 3 केजी पे आगे जो नॉर्मल लगाएगा ना, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी लिखो। तो यही दो फोर्स के कारण इसका ओके सर, आंसर 15 होगा। अब क्या तो लिखो? टोटल फोर्स उस पे एक्ट कर रही है और जो अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है उसका। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें दिमाग में ये बिठाना है कि जितने भी बाहर से लगने वाले फोर्सेज हैं सब लेंगे हम। ओके तो सर। सिस्टम जो डिफाइन करोगे ना, सिस्टम जो डिफाइन करोगे उसमें बाहर से लगने वाले फोर्स तुमको पता चल जाने चाहिए। ये 3 और 2 केजी के बीच का जो नॉर्मल N1 था, वो इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि ये सिस्टम के दो ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला आपस वाला फोर्स है। बाहर से लगने वाला फोर्स ये N2 है जो 5 केजी ने लगाया, और ये 50 न्यूटन है जो किसी ने लगाया था। तो नेट फोर्स का वैल्यू N2 minus 50 is equal to mass 5 into acceleration 50. So this is how you would write it. Clear? आगे बढ़ रहा हूं। ये रहने दो तुम, ये करो जरा। मास M1 एंड M2 है। अब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लगाया है। अब दोनों केसेस में तुम्हें बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल किसको एक्सेलरेट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कभी कभी नॉर्मल का रेशियो भी पूछ दिया जाता है, तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। पहले वाले केस में IM2 upon M1 plus M2 होगा और दूसरे वाले केस में IM1 upon M1 plus M2 होगा। ठीक, यस सर, यही आ रहा है। ठीक। चलो देखो, अभी तक जो बताया उसी से ये हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये देखो, इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? एक ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, F upon M1 plus M2। वेरी गुड, M1 plus M2 हो गया। अब नॉर्मल अगर निकालना है तो किसको सिस्टम लोगे? इस M2 को सिस्टम। M2। हाँ, तो M2 का एक्सेलरेशन हमें पता है, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस नॉर्मल, तो नॉर्मल का मास M2 इंटू एक्सेलरेशन A कर दो, यही नॉर्मल का वैल्यू है। तो n का वैल्यू हो जाएगा M2 इंटू A की जगह पे ये जो निकाला है वैल्यू बस पुट कर दो, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आ गया ये? यस सर, यही आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। एक तरह से नॉर्मल M2 मास को एक्सेलरेट कर रहा है, तो M2 इंटू A कर देंगे। इधर में इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसके कारण एक्सेलरेशन इधर होगा तो सेम वैल्यू का, क्योंकि ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज F एंड नेट मास इज स्टिल M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन सेम आया। बट इस वाले केस में नॉर्मल किसको एक्सेलरेट कर रहा है, किसको सिस्टम लोगे? इस M1 को सिस्टम लोगे, उस पे आगे की ओर M2 ने लगाया नॉर्मल फोर्स N2 मान लेते हैं,
उसी के कारण ये एक्सेलरेशन ए है। तो m2 का वैल्यू क्या लिखोगे, m1 into a, which would be m1 into f divided by m1 plus m2। देखो किसको सिस्टम लिया है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आगे वाले ब्लॉक को सिस्टम लिया करो काट कर। तो ये देखो ये n2 का वैल्यू है, आया समझिए। यस सर। गुड। अब इन दोनों का अगर रेशियो पूछ दिया जाए तो क्या कर लोगे, सब कुछ कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पे मास ये m2 बच जाएगा, m2 upon m1। m1। वेरी गुड, ये आ गया, ठीक है। चलो गुड, नेक्स्ट। अब ना ये स्ट्रिंग वाला सवाल पूछा जाता है, तो अब कुछ क्वेश्चंस ना हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, मिलाकर दोनों को एक सिस्टम लो, बट धागे को काट के ना पीछे वाले को अपना सिस्टम लेना, टेंशन निकालने के लिए। टेंशन निकालना हो तो पीछे वाले को सिस्टम लेना, मतलब एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि धागे का टेंशन है पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स नहीं दिखला रखा है, ठीक है, मैं दिखला रहा हूँ। Mass of body applied forces indicated, acceleration of the block, tension and net force on each block। चलो यहाँ पे F is equal to 30 न्यूटन चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताना है what is the acceleration, what is tension in this string। तीन चीजें बतानी है, acceleration बताना है, tension बताना है, net force on each block बताना है। तो 2 kg वाले पे नेट फोर्स 12 N होगा, 3 kg वाले पे 18 N होगा, एक्सेलरेशन 6 मीटर per second स्क्वायर और टेंशन इन द स्ट्रिंग 18 न्यूटन है। ठीक है, गुड। देखो इधर फिर से बच्चों, इसका जो एक्सेलरेशन होगा धागे के लॉन्ग दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर इसीलिए एक सिस्टम ले सकते हैं। क्या बोला हमने, अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो सबों को मिलाकर एक सिस्टम ले सकते हैं। तो एक सिस्टम ले लो। अब एक सिस्टम अगर ले लिया तो देखो क्या है, समझना, ये 2 kg 3 kg टोटल मिलाकर 5 kg पूरे सिस्टम का मास। धागे का टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वुड बी 30 न्यूटन। इसके कारण एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, नेट फोर्स यही 30 न्यूटन है, इज इक्वल टू मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन a करोगे तो a का वैल्यू 30/5 करना वही है जो भी अभी तक कर रहे थे, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब समझो धागे का टेंशन ना इंटरनल फोर्स होता है, अगर दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लिया तो अब वो टेंशन अगर निकालना है तो तुमको सिस्टम को काटना पड़ेगा। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से, जहां पे टेंशन पूछा जा रहा है धागे को वहीं से काट लो। अब एक चीज तुम्हें समझाऊं मैं, ये धागा आगे है, 3 kg पे धागे का टेंशन आगे लगेगा, 2 kg पे धागे का टेंशन पीछे लगेगा। बट अगर टेंशन निकालना है बड़े मजे में बिल्कुल आराम से, तो हमेशा पीछे वाले को अपना सिस्टम लिया करो। टेंशन निकालने के लिए पीछे वाले को, नॉर्मल निकालने के लिए आगे वाले को सिस्टम लेना है। तो नॉर्मल अभी तक निकाल चुके 5-6 सवालों में, अब टेंशन निकालना सीख रहे हैं। तो 3 kg को अगर अपना तुम सिस्टम लोगे, ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम वुड बी दिस टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन a होगा एंड दिस एक्सेलरेशन, this acceleration is how much, this is 6। तो ये
टेंशन का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू 6, ये देखो 18 न्यूटन आ गया। 2 kg और 3 kg पे नेट फोर्स भी पूछा जा रहा है, तो नेट फोर्स तो होता ही मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो इस पे 2 kg पे कितना लग रहा है भाई, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन 12 न्यूटन। ये कैसे लग रहा है, तो देखो आगे तुमने 30 लगाया ना 2 kg पे, और पीछे धागे का टेंशन अभी सॉल्व करके 18 आया, तो 30 माइनस 18 कितना बनता है, 12 न्यूटन बनता है कि नहीं बनता है। तो ये हमने वेरीफाई करके करने के लिए दिखलाया, अदरवाइज तुम्हें सिर्फ ये काम करना है एग्जाम में। नेट फोर्स मतलब मास Okay. इंटू 3 kg पे नेट फोर्स 3 kg इंटू एक्सेलरेशन 6, 18 न्यूटन। तो देखो सब कुछ निकाला, ये है, this is the value of acceleration, this is the value of tension in this string, this is net force on 2 kg block, this is net force on 3 kg block, ठीक है। तो यहां पे भी वही काम करेंगे, सबों को मिलाकर एक सिस्टम लेंगे, बट टेंशन निकालने के लिए धागे को वहीं पे काटना है जहां पे टेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बढ़े आगे, डाउट हो पूछते जाना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके देखो। दोनों धागाओं में, यहां पे जो धागा है उसमें भी कुछ टेंशन होगा, आगे वाले धागे में भी टेंशन होगा, दिस T1 and this T2 you have to give the value, दोनों ही टेंशंस का वैल्यू तुम्हें बताना है, एक्सेलरेशन बतलाना है, नेट फोर्स बतलाना है। सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन, और सर पहले T2 आएगा 30 न्यूटन, ठीक है, और T1 आएगा 80। ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या है कि फिर से इन सबों का एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेम होने पे सबों को मिलाकर एक सिस्टम ले लेते हैं, ले लिया। अब सबों को एक सिस्टम लोगे ना, तो टेंशन T1 T2 ये इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, वो दिखलाने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल मास कितना बनेगा, 5 + 3 8 + 2 10 kg। इस तरफ लग गया 100 न्यूटन का फोर्स, इधर लग गया 50 न्यूटन का फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो होगा वो 100, नेट फोर्स में 100 - 50 बोलेंगे, इज इक्वल टू मास 10 kg इंटू एक्सेलरेशन इज a। तो ये जीरो सबों में कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो, a का वैल्यू 10 - 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो ये T1 निकालना है, तो सिस्टम को यहां से काटो, 2 kg को सिर्फ सिस्टम लो, क्या बोला समझ में आ रहा होगा, सिर्फ ये 2 kg को अपना सिस्टम लेना है तुम्हें, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 kg को अगर अपना सिस्टम लोगे तो देखो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखेगा, आगे की ओर टेंशन T1 और पीछे की ओर 50 न्यूटन भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, दिखलाओ इसे, इसी के कारण एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है। अब यही न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू मास इनटू नेट फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे, तो वी वुड राइट T1 - 50 is equal to mass into acceleration. So T1 would be 50 + 5 × 2 10 is 60 newtons. तो ये हो गया T1 का वैल्यू। बोलो कोई डाउट? No, sir. अब ये T2 का वैल्यू अगर निकालना है तो सिस्टम को यहीं से काट लो, इन सबों को मिलाकर एक सिस्टम ले लो, ठीक है। T1 इंटरनल फोर्स हो जाएगा, 50 न्यूटन इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होगा, ये तो बाहर से लगने वाला फोर्स शुरू में भी था अभी भी है, ठीक है। तो इन ये T2 निकालना है तो इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लेंगे विच इज 7 kg, एंड इस तरफ धागा 3 kg और 5 kg के बीच में जो बंदा है वो T2 टेंशन अप्लाई करेगा, इधर 50 न्यूटन अप्लाई करेगा, ये जो 50 न्यूटन था ये वाला 50 न्यूटन बोल रहा हूं मैं,
और इसके कारण एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नेट फोर्स T2, ये नेट फोर्स का वैल्यू लिख रहा हूं, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू मास 7 इंटू एक्सेलरेशन 5। T2 कितना आ गया, 35 प्लस 50 इज 85 न्यूटन। अब कंफर्म करो ये आया कि नहीं आया समझ में सबों को। Yes, sir. यस सर। गुड, वेरी गुड। ये नहीं करना है तुम्हें। अच्छा, ये ना mg का वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी सारे बच्चे को जानना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है पता है सबको तुम में से? Yes, sir. ये जो mg लगता है ना बच्चे, तो कभी भी इंक्लाइन पे अगर कोई ब्लॉक रख दिया गया हो तो mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा नीचे की ओर लगेगा, और सॉरी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा लगता है। ठीक है, तो इसको कभी कभी जरूरत पड़ता है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आना चाहिए most probably। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं क्वेश्चन हम लोग। ये जरा देखो तो 13th क्वेश्चन। सर टेंशन 10 दे रखा है इसका मतलब। हाँ, टेंशन 10 न्यूटन है। अब उल्टा है, यहाँ पे टेंशन ही दे रखा है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना तुम अप्लाई कर सकते हो बिना धागे के ब्रेक किए। ठीक है, बस 5 से 7 मिनट और टाइम लूंगा, 2-3 क्वेश्चंस और हैं, 2-3 फंडे और हैं। ठीक है, फिर सारा का सारा केस कवर हो जाएगा। फिर इस वाले चैप्टर में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाओ तुम एग्जाम में। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो फोड़ दोगे तुम। Sir, 25 Newton. 25 न्यूटन। गुड। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, तुम फोर्स इधर से भी लगा सकते हो और तुम फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। दोनों केसेस में सेम नहीं होगा फोर्स F का वैल्यू। लेट अस से दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज 3 kg एंड दिस इज 2 kg। तो ये है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg are joined massless inextensible string shown in figure, breaking tension 10 न्यूटन, find maximum horizontal force। अब ये जो धागे में टेंशन 10 न्यूटन है ना बच्चे, समझना, इस वाले आगे लगाओगे तो टेंशन किसको एक्सेलरेट करेगा, 3 kg को एक्सेलरेट करेगा। सर 2 आंसर नहीं आ सकते इसके। हाँ, तो उसमें से ज्यादा वाला होगा ना वैल्यू बच्चे, वो लेना है तुम्हें, इसीलिए तो मैक्सिमम लिखा गया है, वरना मैक्सिमम वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे बताओ। यस आया समझ में? तो ये 3 kg को एक्सेलरेट करेगा, ये टेंशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, 10/3। वेरी गुड, 10/3। अब कुछ नहीं करना, दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लो, तो दोनों को मिलाकर एक तो 50/3 आ रहा है। 5, ये F1 है और ये एक्सेलरेशन है, तो F1 would be how much, 5 kg into acceleration is 10/3 would be equal to 50/3 न्यूटन। ये तो फर्स्ट पार्ट में आ गया फोर्स। अब इधर लगाएंगे तो यही वाला टेंशन किसको एक्सेलरेट करेगा, 2 को। कितना होगा एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 kg, 10 न्यूटन का फोर्स, 2 kg का मास, एक्सेलरेशन 5। अब इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लो, तो 5 kg पे ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज F2, टेंशन वुड बिकम इंटरनल फोर्स, जिसके कारण एक्सेलरेशन पहले हमने डिसाइड कर लिया A है, तो F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से कितना आ गया, दिस इज 25 न्यूटन। अब बड़ा कौन, 25 के 50/3, दिस इज 16.67, दिस इज 25, ये बड़ा है, तो यही हमारा आंसर होगा फाइनली। लेकिन करना तुम्हें दोनों काम पड़ेगा, या तो लॉजिकली ये तुम समझ लो कि भाई 3 kg मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, इसमें जरूर F1 कम होगा,
यहाँ पे 2 kg मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो यही वाले केस में फोर्स ज्यादा होगा। तो ये वाले को नहीं सॉल्व करते हैं, बट हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आए पूरा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम वर्क का क्या। थोड़ी पहले तुमने सॉल्व करके निकाला था ना, ये नॉर्मल या टेंशन दोनों केसेस में अलग अलग होता है, इधर फोर्स लगाने पे अलग, इधर फोर्स लगाने पे अलग, वही चीज था ये। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर दो। एक्सेलरेशन निकालो पहले, ठीक है, और टेंशन एट द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग्स निकालो। यहाँ पे रोप का भी मास है 1 kg, 1 kg, ठीक है, तो सोच के करना थोड़ा। 3 kg 3 kg 2 kg के ब्लॉक्स हैं, 1 kg 1 kg का रोप है। एक्सेलरेशन 200/39 200/39 13 मास को सही से ऐड करो तुम। मास से ऐड करने पे कितना आ रहा है तुम्हारा? 10 आएगा। अच्छा 10 आएगा, सॉरी। अब बोलो क्या एक्सेलरेशन आया? 20 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब देखो तुमने क्या किया है, कितना बड़ा पाप किया है तुमने, ये फोर्स ही छोड़ दिया है, एक नीचे वेट भी तो लगेगा भाई, बोलो ये वेट छोड़ दोगे क्या तुम पूरे सिस्टम का? शुरू में ही हमने बोला था जब तक न लिखा हो, देखो जी लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वेट लगेगा ना mg, तुम छोड़ रहे हो इसको, बताओ कितना बड़ा पाप है। तो 10 मीटर पर सेकंड पर। यस, देखो पूरे को मिलाकर एक सिस्टम ले तो सकते हैं हम लोग, ये 3 + 3 6 + 2 8 1 9 + 1 10 kg, बट इसका वेट लगाना है भाई, ये भगवान की देन है, ये ग्रेविटी अर्थ लगाता है, दिखता नहीं है मगर ये लगाना है तुम्हें। तो ये 100 न्यूटन, ऊपर में ये 200 न्यूटन, इसी के कारण एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ऊपर की ओर, y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट फोर्स 200 ऊपर 100 नीचे इज इक्वल टू मास 10 kg इनटू एक्सेलरेशन है। तो a देखो कितना आ गया, T1 20 और T2 60 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज पूछा जा रहा है, टेंशन एट द मिडिल ऑफ रोप, मिडिल ऑफ रोप पे टेंशन निकालना है, तो मिडिल से ही काटो, ये मिडिल काटोगे तो सारे बच्चे ध्यान से समझो, ये टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया, 2 kg का ये ब्लॉक है, और आधे धागे का मास 1 kg भी, ½ kg भी तो होगा, समझो पूरा ये धागा है, इसका मास है 1 kg, तो आधे धागे का मास कितना kg? ½ kg। वेरी गुड। तो नीचे ये इसका वेट लग जाएगा, ये 2.5 kg है, ठीक है। कहां से आया 2.5? सबों क्लियर है? क्योंकि मिडिल ऑफ ईच रोप पूछा जा रहा है तुमसे बच्चे। मास अगर धागे का होता है तो हर पॉइंट पे टेंशन यहाँ हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, इसीलिए पॉइंट मेंशन कर दिया है तुम्हें कि मिडिल ऑफ रोप पे ही मुझे टेंशन चाहिए। तो अब देखो 2.5 kg कहां से है, 2 kg का ब्लॉक, और आधा धागा भी तो सिस्टम है ना, एग्जैक्टली वहीं से काटना है जहां पे टेंशन पूछा जा रहा है। सो दिस इज 25, इसी कारण एक्सेलरेशन 10 है, ये टेंशन मिड पॉइंट पे T1 मान लो, तो नेट फोर्स 125 होगा। नहीं, मास तो 2.5 ही kg होगा ना। यस सर। हाँ, तो ये 2.5 को तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो। टोटल मास अब नहीं है, अब सिस्टम तुमने काटा उसका मास लो, सो दैट इज 25 + 25, दिस T1 वुड बी 50 न्यूटन।
तो इसमें वेट भी सिर्फ उतने सिस्टम का ही लेंगे जितना। एग्जैक्टली तो और क्या, ऊपर वाला वेट तो ऊपर लग रहा है, ठीक है, तुमने सिस्टम को यहाँ से काटा है, तो जहां से काटोगे उतने ही सिस्टम का मास वेट सब लेना है, उतने ही सिस्टम पे लगने वाला फोर्स भी लेना है। अब यहाँ पे तुम टेंशन निकाल के दिखलाओ सारे बच्चे, इस लाइन के मिड पॉइंट पे। फिर 1 सेकंड दे दो। हाँ हाँ हाँ, यू हैव द टाइम, ले लो टाइम। नहीं सर 130 न्यूटन होगा। हाँ ठीक है, यस सर 130। 130 ये सर 130 आ रहा है। ठीक। चलो देखो, अब यहाँ पे काम करते हैं, कुछ ये क्लियर कर देते हैं, फिर अब देखो, अब यहाँ पे टेंशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन पहले सॉल्व करके 10 आ चुका है, तो इस वाले पूरे को तुम ले लोगे अपना सिस्टम, ठीक है। इस पूरे को अगर सिस्टम लिया तो ये देखो टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम कितना होगा, दिस इज 2 kg 3 kg 5 kg 6 kg 6.5, वेरी गुड, 6.5 पे वेट 65 न्यूटन लगेगा, और ऊपर टेंशन अब T2 ले लो, इसी के कारण एक्सीलरेशन A का वैल्यू 10 के इक्वल होगा। सो नाउ न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, तो ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है T2 65, माइनस हाँ, इज इक्वल टू 6.5 मास इनटू एक्सेलरेशन 10, तो T2 का वैल्यू 65 प्लस 65 130 न्यूटन, ठीक है, आगे समझ क्लियर है। यस सर। अच्छा, जब 11th में हम लोग जाएंगे ना, तो देखो इस सवाल को करना कितने आसानी से सीख लेंगे। ये टोटल मास कितना केजी था, 10 केजी, 10 केजी को एक्सेलरेट करने वाला जो फोर्स है 200 न्यूटन एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है, तो जब यहां से काटे तो मास 2.5 केजी था, तो 10 केजी पे 200 तो 2.5 केजी पे कितना हो जाएगा, 200 बाई 10 इंटू 2.5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन, रेशियो प्रोपोर्शन से कर देंगे। 6.5 केजी पे कितना लगेगा, तो 200 बाई 10, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया भाई, 10 केजी का एक्सेलरेटिंग फोर्स 200, तो 1 केजी का एक्सेलरेटिंग फोर्स 200 अपॉन 10, तो 2.5 केजी का एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, 200 बाई 10 इंटू 2.5, ठीक है। तो देखो ये कितना आसान हो गया, 50 न्यूटन, 6.5 केजी में कितना होगा, तो इंटू 6.5 करो, ये 130 न्यूटन आ गया, देखो है कि नहीं मजेदार चीज। यस सर। लेकिन अभी नहीं, इसको 11th में करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने नेट फोर्स पूछा सारे चीजों पे, 2 केजी पे नेट फोर्स, फटाफट बतलाते जाओ बच्चे, 2 केजी पे नेट फोर्स 20 न्यूटन। वेरी गुड, पहला 2 केजी पे नेट फोर्स, चुपचाप मास इंटू एक्सेलरेशन कर देना है 20 न्यूटन, ठीक है। 1 केजी वाला धागा पे 10 वेरी गुड, मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। 3 केजी वाले ब्लॉक पे 30 3 केजी इंटू एक्सेलरेशन 10 30, क्लियर है ये, यस सर क्लियर। गुड गुड, वेरी गुड। बस 2 मिनट का टाइम और चाहिए मुझे, क्योंकि 2 तरह के और भी सिस्टम्स हैं, उसके सवाल आए हुए हैं, तो मैं उसको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। देयर इज, यहीं पे लिख देता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में क्या होता है, ये 9th में पढ़ाया भी था, जो बच्चे पढ़े थे भूल गए होंगे, लेकिन ये एक पुल्ली होता है, पुल्ली इज समथिंग जो कि रोटेट कर सकता है। अब इसको ऊपर ना एक मासलेस धागा बांधकर एक ब्लॉक, और दूसरी तरफ मासलेस धागे से दूसरा ब्लॉक हम लोग लटका देते हैं। अब सपोज ये वाला मास m1 है, ये वाला मास m2 है, अब इसमें जो भारी वाला मास है ना वो नीचे जाएगा,
मान लो M2 हेवियर मास है, जो हल्का वाला मास है ना वो ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि एक ही धागे से बंधे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ना देखो, एक्चुअली दिख कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है अभी वही सिस्टम जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये M2 और M1 को ना यही वाले धागे से बांधा हुआ मान लो, और M2 पे जो उसका वेट लग रहा है ना एक्सेलरेट करने के लिए, इसका वेट ही तो नीचे खींचेगा ना M2G, तो M2G इस पे लगा दो, बट ये ऊपर जाएगा तो इसका वेट ऑपोजिट टू दी एक्सेलरेशन लगेगा, इस पे इधर की ओर M1G लगा दो। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम अगर होगा ना, तो ये देखो ये जो सिस्टम हमने बनाया और ये जो सिस्टम यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, पुल्ली, धागा, ब्लॉक, ब्ला ब्ला, इन दोनों सिस्टम्स में कोई फर्क नहीं है बच्चे, ध्यान से देखकर बताओ, किसी को लग रहा है फर्क? नहीं सर। देखो M2 पे नीचे वेट लग रहा है, यहाँ पे भी ऊपर टेंशन लग रहा है। M2G जो वेट है एक्सेलरेटिंग फोर्स है, टेंशन डी एक्सेलरेटिंग फोर्स है, यहाँ पे भी M2G एक्सेलरेटिंग फोर्स है, टेंशन इस पे जो लगेगा डी एक्सेलरेटिंग फोर्स है। यहाँ पे टेंशन जो होगा ये एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसका जो वेट M1G है वो डी एक्सेलरेटिंग फोर्स है। तो यहाँ पे तो वही है, टेंशन एक्सेलरेटिंग फोर्स है, M1G इसका वेट डी एक्सेलरेटिंग फोर्स है। बोलो आया मजा देख कर ये? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों को मिलाकर एक सिस्टम लो, नेट फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। M2G minus M1G upon M1 plus वेरी गुड, ऑसम, एक्सीलेंट। ये M2G आगे लग गया, माइनस M1G पीछे लगा, इसलिए नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2 इनटू एक्सेलरेशन। सो वैल्यू ऑफ A वुड बी M2 minus M1 into G अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। देखो कितना मजेदार रिजल्ट आया। दोनों मासेस का याद रखना है इसको, दोनों मासेस का डिफरेंस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन टोटल सम ऑफ मासेस। न्यूमरेटर में मास का डिफरेंस, डिनोमिनेटर में मास का सम। अच्छा, अब टेंशन का वैल्यू यहाँ पे ना किसी भी एक को सिस्टम लेकर तुम निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट मैं वैल्यू बतला रहा हूँ, ये ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनटू G अपॉन सम ऑफ मासेस होगा, ये भी याद रखना है तुम्हें। ये दो रिजल्ट ये तो हमने डिराइव कर ही दिया, ये A का वैल्यू ना किसी भी मास को, इस वाले को सिस्टम ले लो, M2 को, M1 को ले लो, किसी को भी ले लो, और टेंशन निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। ये वाला रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। ये एक चीज हुआ। अब लास्ट जो रिजल्ट है वो मैं भी कर रहा हूं, यहां में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो यस और नो। सर 1 मिनट दे दो नोट करने के लिए। हाँ नोट कर लो। हो गया? यस क्लियर कर रहा हूं इसको, ठीक है। अगला एक बस लास्ट केस जो बच गया है उसको करके फिर इसको फिनिश करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वाले केस में क्या है कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब की बार एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे रख दिया, M2 को धागे से बांध दिया, और ये पुल्ली के ऊपर से धागा, मासले से धागा पास करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और इधर M1 मास लटका दिया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, दिस सरफेस इज स्मूथ। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अब देखो ये वाला ब्लॉक ही डेफिनेटली नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा। अभी कितना भी हल्का हो भारी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी सेंस में इन दोनों का एक्सेलरेशन होगा। बट अब देखो इसका तो एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसका वेट है M1G, लेकिन इसका जो वेट है ना इधर लग रहा है, इस पे एक्सेलरेटिंग फोर्स वेट नहीं है, ना तो एक्सेलरेट कर रहा है नहीं
एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है। तो अब इन दोनों को जो मिलाकर एक सिस्टम लेंगे, ले सकते हैं क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। उसमें देखो क्या होगा, सिस्टम इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दिस इज m1g। अब इस पे ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिखलाएंगे m2 पे। जो वेट लग रहा था ना वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और याद करो क्लास ने स्टार्टिंग में बोला था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इज इररिलेवेंट फोर्स, बोला था ना। अब दोनों को मिलाकर एक सिस्टम ले लो। दिस इज द ओनली फोर्स, एक्सेलरेशन है ही सेम, तभी तो एक सिस्टम लिया है। तो नेट फोर्स इज इक्वल m1g upon m2 plus वेरी गुड, m1g इज इक्वल टू टोटल मास इज m1 प्लस m2 into a हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ a इज m1g। अब एक जो लटका हुआ मास है ना, हैंगिंग मास, उसी का वेट को सम ऑफ मासेस से डिवाइड कर दो, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब धागे में टेंशन निकालना है तो इस m2 को, यही तो सिखलाया था, पीछे वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम ले लो। तो m2 को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स टेंशन ही है, एक्सेलरेशन हमें पता ही है। तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा m2 इंटू एक्सेलरेशन, which is m1 into g divided by m1 plus m2. So this is the value of tension. Clear है? Yes. Yes, sir. चलो गुड गुड गुड। ये दिव्येश कौन है? दिव्येश आर, दिव्येश आर। अनम्यूट करो बच्चे, सुन पा रहे हो मुझे? तुम नहीं सुन पा रहे। आरुषि गोयल, समझ में आ गया बच्चे जो हमने पढ़ाया आज? यस सर। वेरी गुड। आदित्य श्रीवास्तव, Yes, sir. आदित्य बग्गा, Yes, sir. गुड। आदित्य गुप्ता, अक्षत जैन, Yes, sir. ओके। ये सर आ गया। ठीक है। अन्वेषा, अन्वेषा। अथर्व कुमार, सर सब समझ आ गया। वेरी गुड। प्रखर श्रीवास्तव, इस वर्षा, संकल्प, तृप्ति, यस सर। गुड। वंशिका, यस सर। विदिशा, Yes, sir. चलो गुड गुड। थैंक यू बच्चों। आज यही एक बार रिवाइज कर लो इसको। इसका असाइनमेंट जो भी हमने करवाया है ना उसको मैं अभी चैट बॉक्स पे डाल भी रहा हूँ। ठीक है, ओके 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 ठीक सर। ठीक ठीक है, चैट बॉक्स पे भी डाल रहा हूँ, यहाँ से उठा Thank you. लेना, नहीं तो मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कल की क्लास इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट, वर्क पावर एनर्जी इंपल्स मोमेंटम। ओके सर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो आ जाना कल की क्लास में। बाय बाय। अभी हमने डाल दिया है ये, इस वाले असाइनमेंट को एक बार फिर से कर लेना सारे बच्चे। चलो Okay, sir. थैंक यू, बाय बाय, Thank you, sir. टेक केयर, बाय बाय।